मेरा भतीजा अक्सर हमारे घर आता रहता था। जब भी आता उसकी पत्नी उसके साथ आती थी। एक दिन मेरे भतीजे की औरत मेरी सास के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। तभी अचानक मुझे मेरे भतीजे के कमरे से रोने की आवाज आई। मैं कमरे में जाकर देखने लगी। मेरा भतीजा रोए जा रहा था। उसे रोता हुआ देखकर मैं उसके पास गई। तब मेरा भतीजा मुझसे कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत पतली है, जिसके कारण वो मुझे वो खुशी नहीं दे पाती जो मैं चाहता हूँ। मुझे तो हमेशा से चाची आप जैसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। फिर अचानक लाइट चली गई और मेरे भतीजे ने अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे अपने करीब कर लिया और फिर पूरी रात। मेरा नाम पिंकी है और अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे तभी मेरा भतीजा मेरे घर आया। मुझे तो बस एक ही खुशी थी कि मेरी शादी के बाद मेरा भतीजा पहली बार घर आया है। मैंने उसका खूब अच्छे से स्वागत किया। मेरे भतीजे की वाइफ भी उसके साथ आई थी। शादी की जल्दबाजी में मैंने भतीजे और उसकी वाइफ पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं उसकी वाइफ को बहुत अच्छे से देख रही थी। वो शरीर से बहुत ही पतली थी। उसका बदन दिखने में बिल्कुल किसी मर्द जैसा लग रहा था, क्योंकि एक औरत की खूबसूरती उसके बॉडी से भी होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बॉडी ही नहीं है, इसलिए वो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं थी। और उसके उलट मेरा भतीजा यानी कि उसका पति एक विशाल शरीर का मालिक था। मैं उन दोनों की जोड़ी देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अभी उस घर में नई नई शादी करके आई थी। मैं किसी का भी नेचर अच्छे से नहीं जानती थी। उसकी औरत घर आने के बाद कहीं भी घूमने निकल जाती थी। मेरा भतीजा अपनी पत्नी के साथ घूमने नहीं जाता था। मेरी शादी के बाद भतीजे की और मेरी ये पहली मुलाकात थी। मेरा भतीजा बहुत खुले विचारों वाला था। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात की तारीफ कर रहा था। मैं उसके खुले और सरल स्वभाव को समझ नहीं पाई और मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे उसके पास कोई वजह होगी। उसने पहली बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया। फिर उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर दी। फिर मेरा भतीजा मुझे 3,000 रुपया देने लगा। भतीजे ने मेरी जो तारीफ की उसे सुनकर उसकी वाइफ बहुत गुस्से से भतीजे की तरफ देख रही थी। उसकी निगाहों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद वो मेरे भतीजे को लेकर अपने कमरे में चली गई और मुझे जो शगुन मिला था उसे लेकर मैं रसोई में चली गई। कुछ दिन बाद वो फिर से हमारे घर आ गई। अब वो हर 2 दिन में आने जाने लगी, जिसके कारण हमारा हनीमून का प्लान नहीं बन पा रहा था। इसलिए मैं अपने पति विक्की से बोली कि अपने भतीजे से बात करिए कि वो और उसकी बीवी हर 2-3 दिन में यहाँ आ जाते हैं। विक्की ने कहा कि मेरा एक ही भतीजा है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। विक्की ने एक शब्द में जवाब देकर मेरा मुंह बंद कर दिया था। उस दिन भतीजा हमारे घर पर था। फिर कुछ देर बाद मुझे भतीजे की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने मुझे हल्दी वाला दूध बनाने को बोल दिया। मैं वो दूध अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन अब हल्दी वाला दूध बनाने के बाद मैं अपने भतीजे के कमरे में जाने लगी। तभी मैंने अपने भतीजे को हॉल में बैठे हुए देखा। फिर उसने मुझे हॉल में बुलाया। मैं उसके पास गई और उसे दूध का गिलास देने लगी। तभी वो मुझे अलग नज़र से देख रहा था। फिर मेरे हाथ से दूध का गिलास लेते समय उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। फिर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं कांप कर रह गई और दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया और आधा दूध नीचे और आधा दूध मेरे कपड़ों पर गिर गया, जिसके कारण मेरे कपड़े खराब हो गए और मैं तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहां गिरे हुए दूध को भी साफ नहीं कर पाई थी। मैं अपने कमरे में आते ही अपने कपड़े बदलने लगी और कपड़े बदलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा भतीजा मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पता नहीं कब से वो मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। फिर मेरे मन में कई सवाल उठे, लेकिन मैं कुछ पूछ नहीं पाई। फिर वो मुझसे कहने लगा कि पिंकी चाची, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे कपड़ों पर दूध गिर गया। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरा भतीजा माफ़ी तो मुझसे मांग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें
मेरे वजूद पर टिकी हुई थी। उसके बाद मैं किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद खाना खाते समय मैंने उनकी बातचीत सुनी। मैंने सुना कि वो कल अपने घर जा रहे हैं। अब तो बस एक रात की ही बात थी, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। भतीजे को मैंने उससे बिना कुछ कहे उसकी माफ़ी को कबूल कर लिया। अगले दिन सुबह वो लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन उसकी बीवी वो वापस लौट आई। आज जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी सास ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। फिर वो बोलने लगी कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक मैं बे औलाद हूँ। मेरे पति अब मुझे नए नए तरीके से सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी चाची जिसका विवाह उसके बाद हुआ है वो तुझसे पहले माँ बन जाएगी, पर तू तो बांझ ही रहेगी। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद मेरा पति मुझे छोड़ देगा। जैसे ही उसकी बातचीत खत्म हुई, मेरा भतीजा घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2 बड़े बैग थे। मैं समझी कि वो अकेली आई है, पर ऐसा नहीं था। उसके पीछे उसका पति भी आ गया। उसके घर में अभी भी उसका अपना अलग कमरा था। सास ने उसे वहीं रहने की इजाज़त दे दी। मेरा पति विक्की उन लोगों के आने जाने पर कुछ भी नहीं बोलता था और मेरे बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे उनके सामने कुछ भी कहने का हक नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग घर पर कब तक रहेंगे। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे मेरा भतीजा बहुत पसंद था, क्योंकि वो मुझ पर नज़र रखता था। इन लोगों के घर आने के अगले दिन ही विक्की अपने ऑफिस के काम से बाहर गांव चला गया। वो सुबह ही बाहर गांव के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद भतीजा सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकले। उसके बाद मेरी सास उसकी औरत को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। अब दिन के 11 बज रहे थे और इस समय में घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैंने घर का बचा हुआ काम खत्म कर दिया और नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाने गई तो मैंने हॉल में टीवी चालू छोड़ दिया, क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। कुछ देर में मैं नहाकर गाना गुनगुनाते हुए बाहर हॉल में आई और अपने टॉवल को पकड़ते हुए डांस करने लगी। तभी मेरा टॉवल छूट कर नीचे गिर गया और उसी वक्त मेरा भतीजा मेरे सामने आ गया। क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने अपने भतीजे को देखकर तुरंत अपने टॉवल को उठाया और दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैंने तब छोटी सी टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। इस हालत में मैं सिर्फ विक्की के सामने रहती थी और आज मेरा भतीजा भी मुझे देख चुका था। तभी मेरा भतीजा मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे कपड़े बदलने का भी समय नहीं दिया। उसने कहा, चाची मुझे ज़रूरी फ़ाइल नहीं मिल रही है, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है। चाची उस फाइल को ढूंढने में मेरी सहायता कर दें। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे से बाहर खींच कर ले आया। मैं अपने भतीजे के सामने उस टॉवल में ही थी, जिसके कारण मेरा वजूद साफ नज़र आ रहा था। मेरा भतीजा मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ उसने मुझे कुछ फाइलें दी। मैं उस फाइल को देख रही थी, लेकिन भतीजे ने मुझे ये नहीं बताया कि उसे कौन सी फाइल चाहिए थी। जब मैंने उससे ये पूछने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई कि उसे कौन सी फाइल चाहिए, तो मैंने देखा कि वो पैर से लेकर मेरे सर के बालों तक मुझे घूर रहा है। जैसे ही मेरा ध्यान उसकी नज़र पर गई, मैंने उससे बोला, शायद मुझे आपकी फ़ाइल नहीं मिल रही है, मुझे माफ़ करें। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी कि मेरे भतीजे ने मुझे गिरने से बचा लिया। अब मैं उसकी बाहों में थी। फिर मैं पूरी तरह से उस पर फिदा हो गई। मेरा भतीजा बहुत ही रोमांटिक था। तुरंत ही उसने अपना हाथ मेरी कमर पर फेरना शुरू कर दिया। फिर मैं उससे खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी कि चाची मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। उसके घर से निकलने के बाद ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, वो भी साड़ी पहनकर। आज घर पर क्या हुआ ये मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि शायद ये बात किसी को बताने लायक नहीं थी। इसी तरह दूसरे दिन भतीजे ने छुट्टी ले ली। उसने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज भी मेरी सास उसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। अब मैं सारा दिन भतीजे के साथ घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैं अपने भतीजे की आंखों में देखी थी कि उसने झूठ बोला कि उसके सर में दर्द है। फिर दोपहर को भतीजा और मैं खाना खाने के लिए
साथ बैठ गए। खाना खाते समय वो मुझसे बातें करने लगा और बोला, चाची मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और गठीला बदन की, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर वो कहने लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है, उसका बदन बहुत ही कमज़ोर है, अगर उसका हाथ भी पकड़ लिया जाए तो तुरंत हाथ दुखने लगता है। उसका पतला शरीर हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं पैदा कर रहा है। हम पिछले 4 वर्षों से बेऔलाद हैं क्योंकि मेरी पत्नी मुझे खुश नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ अपनी वैवाहिक बातें क्यों बता रहा है। मैंने सोचा कि बच्चा ना होने से वो सचमुच परेशान है, तो मैं उसकी बात सुन रही थी। उस दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन मेरी सास अभी तक घर पर नहीं आई थी। हर दिन की तरह मैं रात के लिए खाना बनाने लगी। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं फ़ोन लेने हॉल में आ गई। विक्की का कॉल आया था। इससे पहले कि मैं अपना फ़ोन उठाती, रिंग बंद हो गई। जैसे ही फ़ोन बजना बंद हुआ, मुझे किसी और की आवाज़ सुनाई दी। मैं आवाज़ की ओर आगे गई तो आवाज़ मेरे कमरे से ही आ रही थी। मैंने अपने कमरे में देखा तो भतीजा कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ कुछ बोल रहा था। मैं उसे देखकर अपने कमरे में अंदर आ गई। मैंने उससे पूछा कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। फिर वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कुछ और बात करने लगा। उसने कहा, चाची मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे दुखी होने का एकमात्र कारण मेरी पत्नी है जो मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती। मैं उसके दुबले पतले शरीर से बहुत परेशान हूँ। बातें करते करते वो मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने कहा कि विक्की ने बहुत पैसा कमाया है और उसे आप जैसी बहुत ही खूबसूरत पत्नी भी मिली है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और बिल्कुल वैसी हो जैसी एक मर्द चाहता है। वो मुझसे अजीब सी बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। जब मैं उससे बात कर रही थी तभी घर की घंटी बजी और मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। रात के 9 बजे सास और वो घर पर आई थी। अब घर वो अपने पति को मेरे कमरे से बाहर आते हुए देखी तो वो तुरंत अपने पति की आंखों को पहचान लेती, लेकिन मेरा भतीजा तो एकदम से कमरे से भाग निकला। उसकी वाइफ बहुत भोली थी। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने विक्की को ही सब कुछ बताने का फैसला किया। अब मैं विक्की के घर आने का इंतजार कर रही थी। मैं विक्की को कॉल करना भूल गई थी। जब मुझे ध्यान आया तो मैंने तुरंत विक्की को फ़ोन किया। विक्की ने कहा कि मैं रात के 1 बजे तक घर आ पाऊंगा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि विक्की घर आ रहा है, क्योंकि उसके आते ही मैं उसे उसके भतीजे के कारनामे बताने वाली थी। रात के 10 बजे तक घर में सभी ने खाना खा लिया था, लेकिन मुझे खाना खाने का मन नहीं था क्योंकि विक्की अभी तक घर नहीं आया था। उसके कहने के अनुसार 1 बज गए थे। जैसे ही वो हाथ पैर धोकर आया तो मैंने हम दोनों के लिए प्लेट लगा दी। खाने के तुरंत बाद मैं भी उसके साथ अपने कमरे में चली गई। फिर मैं विक्की से पूछने लगी कि उसकी यात्रा कैसी रही। उसने मुझे यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं उसे कुछ और बताने वाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं विक्की गलत ना समझ जाए, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। फिर विक्की जल्द ही सो गया था। अगले दिन विक्की शाम को जल्द ही ऑफिस से घर आ गया। आज सास और भतीजे की वाइफ भी डॉक्टर के पास से जल्दी आ गए थे। फिर विक्की अपनी माँ से पूछने लगा कि इलाज कैसा चल रहा है। फिर उसकी माँ बोली, डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी है। डॉक्टर ने कहा है कि इस 1 महीने में सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएगी। बात करते समय भतीजे की औरत ने विक्की से कहा कि उसे दवा लेने के लिए गांव के बाहर जाना होगा। विक्की तुरंत उसके लिए गांव के बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वो कल ही गांव से घर लौटा था और फिर जाने को तैयार हो गया। भतीजे को अपने चाचा की कोई परवाह नहीं थी, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई की अभी नई नई शादी हुई है। भतीजे की वाइफ बहुत मतलबी थी और मेरा पति ये नहीं देख पा रहा था। उसी दिन रात को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने विक्की से कहा, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कम से कम तुम तो मेरे साथ घर पर रहो। फिर विक्की कहता है कि तुम्हारी बीमारी सामान्य है, लेकिन भतीजे की वाइफ का इलाज अभी बहुत ज़रूरी है।
मुझे उसके लिए दवा लेने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। कुछ घंटे आराम करो, फिर तुम अच्छा महसूस करोगी और जल्द ही ठीक हो जाओगी। इतना कहकर विक्की सो गया और अगली सुबह वो दूसरे शहर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मेरी सास और वो हमेशा की तरह इलाज के लिए डॉक्टर के पास चली गई थी। सुबह भतीजा भी उनके साथ ही ऑफिस के लिए निकल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में मेरे अलावा और कोई काम करने वाला नहीं है। मैं सुबह से सबको नाश्ता देते देते थक गई थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं बटाया। अचानक जब घर में कोई नहीं था तो मुझे चक्कर आ गया और मैं किचन में ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा भतीजा मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, आप यहाँ कैसे? फिर उसने कहा, चाची तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सुबह से तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ये देखने के लिए घर आया था कि क्या तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। जब मैं घर आया तो तुम रसोई में बेहोश मिली। जैसे ही तुम बेहोश हुई मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला है कि तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो, जिसके कारण आपको चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ कि आपकी चिंता का कारण मैं और मेरी पत्नी है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम शाम को ही अपने घर चले जाएंगे। वो तो अपना इलाज करवा रही थी, उसे जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं अपने भतीजे से बोली, मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। आप सब मेरे अपने हो और जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। आज आपने डॉक्टर को बुलाया और मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही मैं अपना बाकी काम करने के लिए बिस्तर से उठने लगी तभी भतीजे ने मुझे फिर से बिस्तर पर बिठा दिया। फिर उसने मुझसे वहीं पर बैठने को कहा और रसोई से मेरे लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आया। उसने मुझे अपने हाथों से नाश्ता खिलाया और कहने लगा कि मुझे ये भी पता है कि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। नाश्ते के बाद उसने मुझे अपने हाथ से दवा दी। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, कल मैंने आपसे जो भी बात की थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा नज़रिया गलत नहीं था, मैं भतीजे की भावनाओं को समझ गई। आज उसने मेरी मदद करके अपने दुख का बदला चुका दिया था। मैंने उसे तुरंत माफ़ कर दिया। उसके बाद उसने मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया। उसने कहा, आप 1 घंटा आराम करेंगी। 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो घर बिल्कुल साफ पाया। उसने मेरा बचा हुआ सारा काम कर दिया था। उसने दोपहर का खाना बाहर से ऑर्डर किया था। वो विक्की से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसे मेरी जैसी पत्नी चाहिए थी। अब उसकी देखभाल और प्यार को देखकर मैं भी उससे कहना चाहती थी कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए था, लेकिन मैं उसके सामने अपनी भावना बताना नहीं चाहती थी। अगले 2 दिनों तक उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने ये कहकर अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी सास और उसकी बीवी घर से बाहर जाती वो घर के काम में मेरी मदद करने लगता था। पूरे दिन काम करके थक गई थी। मैंने विक्की को घर जल्दी आने के लिए मैसेज कर दिया और कमरे में बैठकर मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी। मैं उस वक्त नाइट गाउन में थी। मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी कि मेरी नज़र हॉल में बैठी हुई उसकी बीवी पर पड़ी। अभी भी उन दोनों पति पत्नी में बहस हुई थी। मुझे नहीं लगा कि ये उनके साथ बातचीत करने का सही समय है, तो मैंने पानी पिया और तुरंत अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में जाने के कुछ ही मिनट बाद मेरा भतीजा मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही मैंने कुंडी खोली वो मेरे कमरे में आ गया। आते ही बोला, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसे मुझसे क्या बात करनी थी। बोलते बोलते ही उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर बोला, चाची आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, विक्की आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। कितने दिनों तक इस घर में रहकर मैंने ये देखा है, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं समझ गई कि उसका क्या मतलब था और वो मुझे क्या चाहता था। विक्की के बारे में उसने जो कुछ कहा था वो सब सच था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा।
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, आज रात आप विक्की को भूल जाओ और मैं अपनी पत्नी को भूल जाता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। इतना कहकर उसने मुझे अपने गले लगा लिया। फिर मैं बिना किसी डर के उसकी बाहों में समा गई। मेरा वजूद पूरी तरह से कांप रहा था। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। अब हमारे सामने उसकी बीवी, मेरी सास और विक्की थे। उन तीनों को देखकर मुझसे ज्यादा मेरे भतीजे को आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और अपनी पत्नी के सामने जाकर सारी गलती मुझ पर डालने लगा। उसने कहा कि चाची ने मुझे बार बार अपनी तरफ मोहित करने की कोशिश की है। अब मैं तो मर्द हूँ, मर्द का पैर फिसलने में कितनी देर लगती है। और मैं बहक गया। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त पर आ गई। मैंने सबके सामने उसकी और उसके पति की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब से कुछ देर पहले मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। वही रिकॉर्डिंग सभी को सुनाना शुरू कर दिया। उन लोगों की नज़र अपने चाचा की प्रॉपर्टी पर थी और मैंने ये सब नोटिस कर लिया था, लेकिन विक्की और मेरी सास ये सब नहीं जानते थे। ये लोग अपने चाचा चाची और मेरी सास तीनों को धोखा दे रहे थे। वो अपने पति के साथ मिलकर मुझे गलत ठहराना चाहती थी ताकि मेरा और विक्की का तलाक हो जाए और सारी संपत्ति उसे मिल जाए। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो मेरी सास ने उन लोगों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगने लगी और उन लोगों की वजह से जो तकलीफ तुमने उठाई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं ही अंधी हो गई थी उनके प्यार में, जो अपनी नई नवेली बहू पर ध्यान ना दे सकी। जो लड़का अपने चाचा के पैसों पर नज़र रखा हो वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ही कहलाता है। उसे अपने रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। भाभी घर पर नहीं थी और उनके 2 साल के बेटे ने जिद की कि वह दूध पिएगा। वह किसी भी हालत में चुप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने का फैसला किया। तभी भाई कमरे में आ गए। मैंने कोई चादर नहीं ओढ़ी थी। जब भाई ने मुझे उस हालत में देखा, उनकी नजरें बदल गईं। वे मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया और जोश में मुझे लगातार 2 घंटे तक मेरी चीखें निकली। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आरती है और दीप्ति मेरी भाभी का नाम है। भाभी मेरी सहेली की तरह थी, मुझे बहन जैसी मानती थी। भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में माता पिता के साथ। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए मुझे 3 दिन पहले ही बुलाया था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट किया था। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंची। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रोहन बहुत रो रहा था, इसलिए दीप्ति उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। जन्मदिन के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो भाभी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उसने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। मेरे माता पिता भी मुझे वहां ठहरने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने समय साथ बिताने का मजा लिया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आए हुए 3 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि रोहन ने भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब रोहन 2 साल का हो गया है और उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं होगी। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। भाभी ने कहा कि रोहन मेरे पास नहीं रहेगा।
मैंने उसे वादा किया कि मैं रोहन की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके भाभी अगले दिन भैया के साथ बाहर चली गई। उस दिन रोहन पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया और खाना बना दिया। वह मेरे पास बहुत खुश होकर रहा। शाम को 9 बजे भाभी घर लौटी और रोहन को मेरे पास खेलते हैरान रह गई। फिर भाभी ने कहा कि वह अपने माता पिता के पास भी इतने शांति से नहीं रहता। रोहन वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में सो गई और भाभी मेरे कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह रोहन होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाई मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका स्पर्श ऐसी जगह पर हुआ जिससे मैं सहम सी गई थी और उनके कमरे से बाहर चली गई। भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भैया की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, भाई भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि सॉरी आरती, मैंने तुम्हें दीप्ति समझ लिया। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए और रोहन मेरे साथ बहुत घुल मिल गया। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी ने कहा, आरती प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे 1 महीने का एक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। अब रोहन तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। पिछले 3-4 महीनों से मैं यह कोर्स करना चाहती थी, लेकिन रोहन किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा। भाभी मुझसे विनती करने लगी। तभी भैया बोले, आरती तुम दीप्ति को अपनी दोस्त कहती हो तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती। उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को हाँ कहा। फिर भाई ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही भाभी ने मुझे गले लगा लिया और धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। ये कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब मैं कुकिंग सीख गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। भाभी का आनंद देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई थी। उस समय रोहन मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक भाई न जाने कहां से आ गए और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से गले लगा लिया। एक पल में ही उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी। मैं जोर से चीखी और पीछे मुड़ी, तब भाई मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले, आरती तुम मुझे लगा कि दीप्ति हो, तुमने दीप्ति के कपड़े पहने थे इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा ठीक है और रोहन की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में आए और मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आए। उन्होंने कहा, आरती मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा, भाई आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली, भाई कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और रोहन को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब भैया ने कहा, रात को हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। भाभी ने मना कर दिया और कहा, रात को 7 बजे से मेरी कुकिंग की ऑनलाइन क्लास है,
अभिषेक, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था। फिर भी भैया ने डिनर की बात करी। आगे उन्होंने कहा, दीप्ति, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती तो मैं आरती को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वह घर में ही है, उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया कि उसे उनकी बात सही लगी। फिर भाभी ने कहा, आरती, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी। शाम को तुम अपने भाई के साथ डिनर पर जरूर जाओ। शाम को भैया मेरे कमरे में एक 1 पीस ड्रेस लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, डिनर पर जाते समय ये ड्रेस पहन लेना। ये ड्रेस दीप्ति ने तुम्हारे लिए भेजी है। भैया की बातों में मुझे दम लगा। महसूस हुआ, ऐसा लगा कि भाभी के नाम पर उन्होंने ही अपनी पसंद का ड्रेस ला कर दिया है। खैर, डिनर का समय हो गया था, इसलिए मैंने वह ड्रेस लिया और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो भाभी ने कहा, अरे वाह, तुम तो अपने भाई के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही हो। भाभी की बातों से लगा कि शायद वह ड्रेस उसने नहीं भेजा था। मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि भैया बोले, दीप्ति, तुम्हारे क्लास का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं। रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं भैया के साथ डिनर के लिए निकल पड़ी। भैया मुझे जिस होटल में ले गए थे वहां मुझे परिवार के लोग कम और जोड़े ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। खैर, माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या, ये सोचकर मैं आगे बढ़ी। भाई ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरे खुली टांगों पर हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर सरकती, वे उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी डिनर खत्म करके हम घर पहुंचे। फिर रात को भाभी के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से भाभी और भैया को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा। रात को मैंने भाभी के सामने भैया से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाइए। मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर भैया ने कहा, हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे दूसरे कमरे में चले गए। भैया का व्यवहार और बातें यह बता रही थीं कि उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, भाभी, क्या तुम्हारे और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? भैया तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं ना? इस पर भाभी ने कहा, हाँ, सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है। तभी से तुम्हारे भैया मुझसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी दुबली हो जाऊंगी। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र अब 25 साल हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मुझे मंगल दोष है। माता पिता कहते हैं कि मंगल दोष वाली लड़की की शादी मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 25 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरा परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए। अगले दिन भाभी अपने क्लास के लिए गई। उस समय रोहन मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद रोहन नींद में रोने लगा और मुझे अपनी माँ समझने लगा। रोहन रो रहा था, तभी मैंने भाभी को कॉल लगाई, लेकिन वह कुकिंग क्लास में थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। आज रोहन मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसे दिलासा दिया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। भाभी को घर आने में 2 घंटे थे और मुझे रोहन को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए रोहन की माँ की भूमिका निभाने का नाटक किया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया
और उसे दिलासा दिया। और कुछ समय बाद मैं भी सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे मुझे नहीं पता। भैया की नजर मुझे ठीक नहीं लगी। रोहन को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगाया था, लेकिन बाद में मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। भाई मुझे उस हालत में देख रहे थे और उनकी नजरें लाल हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। तब भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की ओर खींचा। मैं बहुत डर गई थी, पर भैया के साथ मेरा हमेशा से एक अलग संबंध था। फिर भैया ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं शांत हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन नींद से जाग गया। हम उसे खिलाते हुए हॉल में बैठे थे। तभी भाभी क्लास से वापस आई। उसने हमें अलग नजरों से देखा और तुरंत रोहन को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग लगा। उसने कहा, आजकल तुम रोहन को अपने से ज्यादा जोड़ने लगी हो। उसके पिता को भी अपने से जोड़ने की कोशिश मत करो। भाभी 1 माह से पहले एक पत्नी थी और उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ना तो आपका पति बुरा है और ना ही आपकी सहेली। इसके बाद भी भाभी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय भाभी ने कहा कि आज उसकी क्लास का आखिरी दिन है और जब उसकी क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे अपने घर जाना होगा। भाभी की बात सुनकर भैया का चेहरा पीला पड़ गया। मैं भी घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भैया और मेरा रिश्ता अलग होने लगा था। मुझे यकीन था कि भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि वे मुझसे इतने आकर्षित हो गए थे कि मुझे जल्दी से जाने नहीं देंगे। उस रात सोने से पहले भाभी ने मुझे ताना मारा, आरती याद रखना कि तुम्हारे भैया शादीशुदा हैं और उन्हें कोई दोष नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। अगले दिन भाभी 9 बजे अपनी क्लास के लिए निकली क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। भैया भी रोज की तरह समय पर ऑफिस के लिए निकले, लेकिन जैसे ही भाभी घर से निकली भैया घर आए और उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। पानी का गिलास लेकर मैं भाई के कमरे में गई। जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर भाई बोले, आरती तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगी? मैं तुम्हें पहले ही कई बार इशारे कर चुका हूँ। भले ही तुम इतने लंबे समय से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना मैं चाहता हूँ। कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। दीप्ति आज पूरे दिन घर पर नहीं है। हमारे पास आज पूरा दिन है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। मैंने भी भैया की बात मान ली, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रहे हैं। अगर इसके वजह से आपका रिश्ता टूट गया तो भाभी को बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? भैया बोले, आरती तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। दीप्ति सिर्फ मेरी पत्नी है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे कुकिंग क्लास करने दे रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर मेरी मदद कर सके। नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं। रोहन तुम्हें अपनी मम्मा मानता है। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। भाई ने मेरा दुपट्टा फेंक दिया और मेरे सीने को दबाने लगे। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला और भाभी हमारे सामने खड़ी थी। वह मुझे भैया की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मैंने भैया को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और भाभी के पास आकर खड़ी हो गई। भैया ने भाभी से कहा, दीप्ति तुम आरती को उसके घर भेज दो। जब मैं अपनी फाइल लेने के लिए घर आया तो आरती ने मौका पाकर मुझे गले लगा लिया। भैया मेरे बारे में बुरी बातें फैला रहे थे। उन्होंने भाभी को बताया कि मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। इसके बाद भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर भाभी ने मुड़कर भैया को जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब सुन लिया है नीच आदमी। जब से आरती पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी तब से मैं फोन पर सब सुन रही हूँ। कल रात आरती ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अनजाने में आरती पर आरोप लगाए, लेकिन अब सब जान चुकी हूँ कि तुम आरती को यहाँ रुकने के लिए क्यों जोर दे रहे थे।
कल रात उसने तुम्हारे असली रूप को सामने लाने के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया था। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं समझ गई हूँ कि तुमने ऑफिस में भी किसी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की होगी, इसलिए तुम्हारी नौकरी चली गई। अब समझ में आया कि तुम हर महीनों में नौकरी क्यों बदलते रहते हो। पिछले 5 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं घर का सारा सामान संभाल कर रखती थी और तुम बाहर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे। आरती ने मुझे वह अतरंग संदेश भी दिखाए जो तुमने उसे भेजे थे। मैं भाभी के सामने भैया का असली रूप लाना चाहती थी और अब वह सामने आ चुका था। भैया ने मुझसे गलत संबंध बनाने के लिए बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं भाभी को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। पिछले कुछ दिनों से भाभी को मुझ पर और भैया पर शक हो गया था, इसलिए वह मुझे चिढ़ा रही थी। आखिरकार कल रात मैंने उसे सच बता दिया कि कैसे उसका पति मेरा पीछा कर रहा है। इसके बाद भाभी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी टूट गई और यही मैंने उससे कहा था। तब भाभी ने मुझसे कहा कि आरती, तुमने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है, बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वह तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कद्र की। आरती, तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपने कुकिंग के सपने को पूरा कर सकी। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। भाभी ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि नकली रिश्ते से बाहर निकलने में मैंने उसकी बहुत मदद की। अब भाभी केवल एक माँ है और तरह तरह के केक बनाकर और ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमा रही है। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण कर रही है। भाभी आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मैं विधवा हो गई थी। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मेरे पति का एक छोटा भाई भी था जो हमेशा मुझे घूरता ही रहता था। वह मुझसे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। वह मेरी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा और मेरे सामने अजीब सी हरकतें भी करने लगा, जिससे मैं खूब अच्छे से समझ रही थी, लेकिन मैं उसके भाई की विधवा थी, इसलिए उसके साथ ये सब करना गलत लग रहा था। मेरा देवर अब कभी कभार आधी रात को भी मेरे कमरे में आने लगा था। वह कुछ ऐसी हरकतें करता जिससे मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ जाता था। फिर एक दिन मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए थे और उस दिन मेरा देवर और मैं ही घर पर थे। तभी मेरा देवर मेरे रूम में आया और मुझसे बातें करते करते मेरे करीब आने लगा। धीरे धीरे वह इतना करीब आ गया कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसकी बाहों में चली गई। और फिर उसने मेरे साथ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर मेरे साथ, मेरा नाम सोनिया है और मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पापा मजदूरी करने जाते थे, जिससे हमारा घर खर्च ही चल पाता था। मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, 8वीं तक पढ़ी थी। हम 3 बहनें थी, जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद मेरा रिश्ता एक मिडिल क्लास फैमिली में तय हुआ। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। वह भी बहुत अच्छे परिवार और सुलझे हुए इंसान थे। उनका एक छोटा भाई भी था जो मेरे ही उम्र का था और वह बहुत समझदार और अच्छा लड़का था। और मेरे ससुराल में उनके अलावा मेरे सास ससुर भी रहते हैं। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत ही खुश थी। मेरे देवर का नाम वरुण था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरे पति एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करते थे। वहां उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जिसकी वजह से घर खर्च अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 6 महीने हो गए। इस 6 महीने के समय में मैं अपने सास ससुर की सेवा बड़े अच्छे से करने लगी थी, जिससे मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि
सोनिया, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम मेरे पापा और मम्मी का बहुत ख्याल रखती हो, इसलिए वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार को संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। इसी तरह मेरा देवर वरुण भी अच्छी सोच रखने वाला था, लेकिन वह थोड़ा मजाक मस्ती किया करता था, पर वह दिल का बहुत ही अच्छा था। घर में बहुत ही खुशियां थी। घर के सभी लोग मेरा भी खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां सिर्फ चंद दिनों की हैं। जिस घर में खुशियां ही खुशियां थी, उसी घर में अचानक मातम छा जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सपने, मेरे अरमान सब के सब धरे रह जाएंगे। एक गरीब घर से मैं इस घर में आई थी, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा करिश्मा दिखाया कि वह सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन जब मेरे पति अपने काम से घर आ रहे थे, तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही वह ख़त्म हो गए। जब ये खबर हम सबको मिली तो जैसे हम सबके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा हो। मैं अभी 25 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 6 महीने हुए थे। मैंने तो अभी अपने पति के साथ जी भर के प्यार भी नहीं किया था और ना ही अभी मेरा कोई सपना या अरमान पूरे हुए थे। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे जीवन का मतलब ही बदल गया। उस वक्त मैं ऐसे सदमे में चली गई थी जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। कुछ लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं यूं ही बस रोए जा रही थी, पर इस तरह से कब तक रोती। धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने भी बंद हो गए थे। इस घटना को 1 महीना गुजर जाने के बाद अब मैं देख रही थी कि मेरे सास ससुर का रवैया मेरे लिए बदलता जा रहा था। वह अब पहले जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते। मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। जब तक पति थे तब तक मुझे बहुत मान सम्मान मिला था, लेकिन अब पति के जाने के बाद सब कुछ उल्टा चल रहा था। घर में बस एक देवर ही था जो मेरी तकलीफों को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह भी बेचारा क्या कर सकता था। मैं अपने कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊं, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनकी हालत पहले से ही खराब थी और अगर मैं भी चली जाऊंगी तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब चाहे जो भी हो, मैं यही रहकर सब कुछ सहन करूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मेरा भी इस घर में हक था। अब तो मेरी सास मुझे ताने भी देने लगी थी। वह कहती कि तू मेरे बेटे को खा गई। अगर तुझसे अपने बेटे की शादी ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, लेकिन ये मेरी भूल थी कि शादी तुझसे की। सास की इस तरह की बातें मेरे सीने में किसी तीर की तरह लगती थी। ऐसा लगता था जैसे अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने खुद अपने पति को मारा था? पति के जाने का दुख मेरे अंदर कितना है, ये मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। घर की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन मेरा देवर इस बात को बखूबी समझ रहा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। उसने मुझे समझाया कि भाभी, आप माँ की बातों का बुरा मत माना करो, क्योंकि माँ और पिताजी पुराने ख्याल के हैं, इसलिए वह इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं भी अपने देवर वरुण की बात को मान जाती थी, क्योंकि वह हमेशा से ही मुझे खुश देखना चाहता था और मेरे से इतने प्यार से बात करता था कि मैं उसकी बात मान जाती थी। वह मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर जो तकलीफ थी उसे मैं कैसे भूल सकती थी। मैं अभी सिर्फ 25 साल की विधवा थी। मेरे तो अभी मौज करने के दिन थे, लेकिन मैं तकदीर की मारी थी, इसलिए मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा था। मुझसे अब एक नौकरानी की तरह घर का काम कराया जा रहा था, जिससे मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। कुछ दिन
के बाद मेरे देवर को एक ऑफिस में काम मिल गया और वह काम पर जाने लगा था। वो रोज सुबह जाता और शाम को ही वापस आता था। फिर सास ससुर के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाता था। कमरे में आने के बाद फिर मुझसे बातें करने लगता। वह मेरे लिए चोरी छुपे कुछ ना कुछ लेकर आता। वह मेरा पूरा ध्यान रखता। मैं उसे कहती कि वरुण, तुम मेरे लिए ये सब मत लाया करो, कहीं माँ को पता चल गया तो हमारे बारे में गलत सोचेंगी। मेरी बातों को सुनकर कहता, भाभी आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखिए। वरुण मुझे हर तरह से समझने का प्रयास करता। फिर मैं भी क्या कर सकती थी, उसकी बातों का मन रखना ही पड़ता था, क्योंकि जो इंसान हमारी कदर कर रहा था, अगर मैं उसकी कदर ना करती तो ये मेरे संस्कार के खिलाफ होता। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मुझे हर दिन अपनी सास के ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन मैं सास को कुछ नहीं कह पाती थी। मुझे पता था कि अगर मैं सास से ज्यादा कुछ कहूंगी तो वह मुझे और ज्यादा जलील करेगी, इसलिए मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन लेती थी। शनिवार के दिन वरुण के ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन घर के काम निपटाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर अपने पति को याद कर रही थी। उनकी यादों में मेरी आंखें नम थी। उनके रहते मैं कितनी खुश थी, लेकिन अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था। तभी मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया। वह मेरी आंखों में आंसू देखकर कहने लगा, भाभी आप रो क्यों रही हो? अब जो चला गया वह तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। अगर इस तरह से अपने आप को तकलीफ दोगी तो आपकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। मैंने देवर से कहा कि वरुण, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो, जबकि आपकी माँ मुझे हर रोज ताने मारती है। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? पति के जाने का दुख मुझे भी तो है, क्या वह इस बात को नहीं समझती है? मैं ये सब कुछ अपने देवर वरुण से कह रही थी और रोए जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, भाभी आप तो समझदार हैं और आप समझ सकती हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिए। वरुण की ऐसी बातें सुनकर मैं उसे गले लगकर रोने लगी। घर में एक वही तो था जो मुझे समझ सकता था और मेरा ख्याल भी वही रखता था। वह मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे साथ रोने लगा। जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा तो मैं तुरंत उससे दूर हटकर उसे चुप कराने लगी। कुछ देर के बाद हम दोनों चुप हो गए और आपस में यूं ही बातें करने लगे। तभी मेरी सास वहां आ गई और मुझे इस तरह से वरुण के साथ देखकर उल्टा सीधा कहने लगी। वह कहने लगी, मेरे एक बेटे को तो खा गई है, अब मेरे दूसरे बेटे को भी खाएगी क्या? आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना। सास की बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी। मैं यूं ही फिर फूट फूट कर रोने लगी। वरुण अपनी माँ को समझा रहा था, लेकिन वह उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। वह मुझे ही दोषी ठहरा रही थी। इस तरह मेरे पति की मौत को 8 महीने गुजर गए। ये 8 महीना वरुण मेरा बहुत ख्याल रखा और इसी बीच हम दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि वरुण मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि इतना ज्यादा ख्याल कोई और नहीं रख सकता था। फिर एक दिन हमारे घर पर एक आदमी आया और वह मेरे सास ससुर से कुछ देर बातें किया। फिर जब वह जाने लगा तो उसने पैसे का एक बंडल मेरी सास के हाथ में रखा। ये सब कुछ मैं अपने कमरे से देख रही थी। मैं इस बात से बहुत हैरान थी कि एक अनजान आदमी मेरी सास को इतने पैसे क्यों देकर गया था। अब मैं ये बात अपने देवर वरुण को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उस दिन सास ने मुझसे जैसा व्यवहार किया था तब से मैं देवर से दूर ही रहती थी। लेकिन देवर हमेशा मेरी फिक्र करता था, मेरे हालातों के बारे में जानने की कोशिश करता था और फिर ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ती थी। आज शाम को जब वरुण घर आया तो उस समय सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे। तब मैंने पैसे और उस अनजान आदमी के बारे में बता दिया। वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब मैंने कहा कि वह खुद अपनी माँ से इस बारे में बात करे। थोड़ी देर के बाद जब मेरी सास घर आई तब उनके आते ही वरुण पूछने लगा कि माँ, तुम्हें कोई अनजान आदमी पैसे देकर गया है? वह कहने लगी कि हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? वरुण अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो वह बताने से साफ इनकार कर रही थी कि ये पैसे उसे क्यों दिए गए थे। लेकिन फिर वरुण ने अपनी कसम माँ को दी
तब वह कहने लगी कि वह आदमी सोनिया से शादी करना चाहता है। पता नहीं कब और कैसे उसे सोनिया के बारे में पता चला। फिर एक दिन वह उसे देखने भी आया था और उसे सोनिया बहुत पसंद आई थी। वह उसको पाना चाहता है। उसी दिन उसने मुझे सोनिया से शादी करने के लिए बोला था। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर वह मुझे बहुत सारे पैसे देने को बोला। तब मैंने सोचा कि ये ऐसे भी अब हमारी किस काम की है, इसी वजह से हम इसे घर से विदा कर देना चाहते हैं। सास के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मेरे सास ससुर इतना नीचे गिर सकते हैं ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा देवर इस बात पर अपने माँ बाप को बुरा भला कहने लगा। वह कहने लगा कि भाभी हमारे घर की इज्जत है और आप अपने ही घर की इज्जत बेचने जा रही हैं। आपको इतना भी समझ नहीं है। अगर भाभी की जगह पर आप होती और आपकी सास आपके साथ ऐसा करती तो आप क्या करती। देवर सासू माँ पर गुस्सा करने लगा, कहने लगा भाई के जाने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, फिर भी भाभी चुपचाप सहन कर रही हैं क्योंकि वह आप लोगों को सास ससुर नहीं बल्कि अपने माता पिता समझती हैं। जरा सोचो ऐसी संस्कारी बहू आपको कहाँ मिलेगी। अरे वह तो किस्मत का खेल था कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें भाभी का क्या दोष है। जरा सर उठाकर भाभी की तरफ देखो, इनकी भी अभी उम्र ही क्या है और ये इतनी ही उम्र में एक विधवा की जिंदगी जी रही हैं। क्या उससे बड़ा दुख उनके लिए और कुछ है। देवर की बात सुनकर मेरे सास ससुर को अफसोस होने लगा। उन्हें यकीन हो गया था कि वह मेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मैं इतनी निर्दय नहीं थी कि मैं माफ़ ना करती। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा माँ जी आप मेरी सास नहीं माँ हैं, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकती हैं। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद मेरे सास ससुर ने मेरी शादी वरुण के साथ करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा। मैं अपने पति को तो कभी नहीं भूल सकती थी, पर मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैं भी वरुण से प्यार करने लगी हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या थी और अभी से अकेले पूरी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी सास को अपनी मंजूरी दे दी। 2 दिन के बाद ही मेरी शादी वरुण से कर दी, जबकि मैं अपने पहले पति को कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अब जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तब वह नहीं थे। ऐसे में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं खुशी खुशी वरुण को अपना पति मानकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी और अब मेरे सास ससुर भी मेरे से बहुत खुश हैं। अब हम लोग खुशी खुशी एक साथ जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।